हेलो बच्चों, लर्न वर्स एकेडमी पर स्वागत है। आई होप आप लोगों का सीसी टेन बहुत अच्छे से गया। पेपर थोड़ा सा ट्विस्टेड था पर लेंथी भी थी, लेकिन मुझे तो इतना जरूर पता है कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम दिए और बहुत अच्छे मार्क्स आने भी वाले हैं। सॉरी कि आज के पेपर के लिए थोड़ा वीडियो लेट अपलोड हो रही है, पर इसमें पूरे की पूरी डिटेलिंग रहेंगे और आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें आप लोगों को साइटेशन, एमएलए साइटेशन, सीएमएस साइटेशन दोनों में बता के दूंगी, कैसे लिखना है विथ एग्जाम्पल में बता कर दूंगी। दूसरा, मैं ये बताऊंगी, उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्सटेंस प्लस क्रिटिकल नोट राइटिंग। और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा ऐसे राइटिंग। ऐसे कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पूछ सकते हैं, वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूंगी। आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए कौन सी पोइट्री, अगर मेरी सजेशन है कौन से पोइट्री आप पढ़ोगे, या आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका कॉपी चेक करके दूं, आप प्लीज जीमेल में मुझे पिंग कर दीजिएगा। मैं वहां पे आपका कॉपी चेक करके बता दूंगी कि किस तरह से आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखे और आपको कितना मार्क्स मिलना सकता है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपके लिए चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक, साइटेशन, एमएलए साइटेशन। और हमारा जो दूसरा साइटेशन है वो है सीएमएस। पहले हम लोग एमएलए साइटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम सीएमएस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइटेशन हमारे दो तरह के होते हैं, ये हमें भी पता है। होते तीन तरह के हैं, तीन तरह के वेरिएशन है, पर आपके एग्जाम में दो तरह के आएंगे। एक है एमएलए और एक है सीएमएस। एमएलए मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एक्विजिशन, और सीएमएस मतलब शिकागो मैनुअल स्टाइल। ये दो तरह के हैं। आपको इसमें भी बुक, एमएलए के बुक, जर्नल और वेबसाइट के, मैं एक आप कह सकते हैं पैरेंथेटिक बता दूंगी कि इस तरह के लिखा जाता है, उसके अंदर में कैसे आप डालेंगे लिखने के लिए वो मैं बता दूंगी। किस तरह से आप उसको पुट करेंगे वो मैं आपको एक बता दूंगी। जैसे हम लोग मैथ्स में कर देते ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला जानते थे, फिर हम उसी के बेसिक पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उसी तरह यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी बुक के लिए कौन से वे में लिखा जाता है, जर्नल के लिए कौन से वे में लिखा जाती है, और तो और सीएम और तो और वेबसाइट के लिए भी किस दौरान लिखी जाती है। पहला। दूसरा है सीएमएस में भी मैं उसी तरह से साइटेशन बता दूंगी। पहले हम लोग एमएलए के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सीएमएस विद एग्जांपल। सो मैं पहले फिर भी बता दूंगी, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, प्लीज एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कोई भी डाउट हो और वीडियो कितनी हेल्पफुल हुई है। ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्प होती है। सीएमएस में भी बुक, मैन जर्नल्स एंड वेबसाइट के बारे में हम बता देंगे। ठीक है, साइटेशंस का दो तरीका हम आज डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एमएलए साइटेशंस में। तो बच्चों, हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है वो है बुक। बुक के लिए हमें किस तरह के साइटेशंस करने पड़ते हैं। तो अब देखिए, लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम, मतलब ऑथर की लास्ट नेम, ऑथर का फर्स्ट नेम, फिर जो उसमें दिया हुआ रहेगा टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ बुक, फिर फुल स्टॉप। हर एक पंक्चुएशन मार्क आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप। टाइटल ऑफ द बुक में एक फुल स्टॉप है, उसके पहले एक फुल स्टॉप है। पब्लिशर, उसके बाद पब्लिशर के बाद देखिएगा कॉमा, फिर ईयर, फिर फुल स्टॉप, फिर पेज नंबर। सॉरी, यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, एक्चुअली ये बुक है तो ये पेज नंबर नहीं होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ईयर। ठीक है, क्योंकि आप एक बुक की साइटेशन करें, पूरे बुक से आप कहीं कहीं से लिए हैं, तो इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ। फिर देखिए, वार्डन ब्ले, फुल स्टॉप, लिटरेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन क्रॉमवेलियन इंग्लैंड, फुल स्टॉप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कॉमा 2009। देखिए, इस तरह से यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब दूसरा आ रहा है हमारा जर्नल। जर्नल में देखिए सेम पैटर्न है, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम फिर फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ द आर्टिकल उसमें दिया हुआ रहेगा। टाइटल ऑफ द आर्टिकल आपको पढ़ के लगेगा ये जर्नल के बारे में बात की जा रही है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फुल स्टॉप, फिर टाइटल ऑफ जर्नल, कॉमा, फिर आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे लिखा, आपको ऐसे लिखना होगा वॉल्यूम। फिर यहाँ पे आपको नंबर भी लिखने होंगी, जो भी यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ पे नंबर लिखना होगा। इशू नंबर, इशू नंबर मैं आपको समझने के लिए लिखी हूँ यहाँ पे इशू और नंबर। तो आप जब लिखिएगा तो नंबर, और यहाँ पे नंबर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नंबर आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, वो नंबर यहाँ पे पुट करनी। फिर ईयर, जिस ईयर में पब्लिश की गई है, और पीपी का मतलब होता है पेज नंबर। ये राइटिंग फॉर्मेट है। ठीक है,
अब देखिए मैं इसके दौरान इसको एग्जाम्पल में भी आपको दे दी हूँ, जॉनसन, सारा, फुल स्टॉप। अब ये हमारा आर्टिकल का नेम है, एक्सप्लोरिंग 18th सेंचुरी लिटरेचर। फिर ये हमारा टाइटल ऑफ जर्नल है, जर्नल ऑफ लिटरेरी स्टडीज। फिर हमारा वॉल्यूम नंबर दिया हुआ है, हमारा इशू नंबर दिया हुआ है, हमारा साल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा पेज नंबर दी हुई है। आप चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ, ऑथर का ये लास्ट नेम है, फिर फर्स्ट नेम है, ध्यान में रखिएगा। आपको वहां पे बोला गया है कि आपको 8 साइटेशन दी हुई रहेंगी, उसमें से आपको कोई भी 5 साइटेशन करनी है, ठीक है। ईच साइटेशन विल कैरी 2 मार्क्स, तो 5 साइटेशन आपको करना है, जो आपका 10 मार्क्स होगा। स्कोरिंग, ये बहुत अच्छी और स्कोरिंग है, ये आपका सेक B2 के लिए सबसे स्कोरिंग मार्क्स स्कोरिंग एरिया है। यहाँ पे जैसे हम लोग मैथ्स में फॉर्मूला डाल पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, सेम वैसा ही है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये मतलब आपको पता होना चाहिए किस तरह के किस वे में इसे लिखी जाती है। बुक का ये वे है, जर्नल का ये वे है, ठीक है। तो ये आपको वे पता होना चाहिए। बस आपको इसमें क्या है, जो भी सब्जेक्ट उसमें दी हुई रहेगी, जो भी मैटर उसमें दिए रहेंगे, आपको वहां से ध्यान में देखकर फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बुक में 2 राइटर दे दिए या 2 ऑथर का नाम दे दिया। जो पहला ऑथर होगा सिर्फ उसी का नाम जो है आप इस तरह से लिखेंगे, लास्ट नेम फर्स्ट नेम। उसके बाद आप सेम टू सेम सेम लिखिएगा दूसरे ऑथर में। क्या कीजिएगा, दूसरा जो ऑथर है, मानिए कोई बुक ऐसा है जो दो राइटर्स लिखे हैं, दूसरा वाला क्या कीजिएगा, कॉमा देके उनका, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए वार्डन ब्लेड, ठीक है। फिर जो दूसरा नाम है वो जैसा रहेगा वैसा ही, जोनाथन स्विफ्ट, हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, ठीक है। मुझे तो सबसे ज्यादा इजी CMS लगती है। सिर्फ पहले ऑथर का नाम चेंज होता है। मैं एक शॉर्ट्स वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं बुक का, आप कह सकते हो पूरा मैं साइटेशन बुक का, सिर्फ बुक का मैं बता दूंगी, ठीक है। अगर कोई 2 ऑथर है, 3 ऑथर है, वो तो मैं बता दूंगी। अब उसके बाद देखिए जर्नल, जर्नल में क्या है, एक बार 2021 आई थिंक सो 2021 और 23 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ना ऑथर का नेम नहीं दिया हुआ था, सीधा टाइटल दी हुई थी, ठीक है। तो अब मान लीजिए कहीं पे ऑथर का नेम नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट टाइटल और जर्नल दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, जहां से वहीं से शुरू कर देंगे, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर टाइटल ऑफ द जर्नल, फिर वॉल्यूम, फिर इशू नंबर, फिर ईयर, फिर पी। आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक रहेगा इसका बाकी, वो है वेबसाइट। मैं भी बता देती हूँ वेबसाइट भी आपको किस तरह से करनी है। वेबसाइट में अब देखिए, वैसे ही लास्ट नेम ऑथर का, फर्स्ट नेम ऑथर का, ठीक है, फिर टाइटल ऑफ द वेब पेज, फिर वेबसाइट का नाम, फिर पब्लिशर अगर दिया हुआ है इफ एप्लीकेबल, डेट ऑफ पब्लिकेशन, कौन से डेट में पब्लिश की गई है, यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस डे मंथ और ईयर, ठीक है। और यूआरएल पूरा लिखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, डो जॉन, अंडरस्टैंडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑनलाइन, जो आपका वेबसाइट का नाम है, पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन 3 मई 2023, यूआरएल जिस दिन में उनका एक्सेस की गई है, डे मंथ ईयर, यहाँ पे डे मंथ ईयर हम सब दिए हैं, देखे हैं, यहाँ पे इसी का चीज लिखा गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब आपको पूरा देना होगा, डे भी, मंथ भी और ईयर भी। और यहाँ पे आपको बताना होगा www.shakespeareonline.com, पूरा यूआरएल यहाँ पे मैं दी हूँ, understanding.html. So this is all about website writing or citation. How you have to write citation. Obviously, this is the most important thing after graduation. If you are doing or if you are accessing your literature purpose in PhD, then it's going to be helpful. इसीलिए आपको ये सिखाई जाती है, और obviously it's all about academic writing, तो इसलिए बहुत ज्यादा important है। ये MLA है, मतलब मैनुअल साइटेशन, ठीक है, मैनुअल लैंग्वेज एक्विजिशन साइटेशन मैं आपको लोगों को बता दी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, you can just take a screenshot. Now after this we will talk about CMS citation. आप थोड़ा ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। देखिए, आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से पेपर देने वाले हैं, मुझे नहीं लगता इतना हार्ड भी आएगा।
बहुत जब ऐसे बच्चे हैं जो मुझे वो पूछ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ, मेरे सेंटर में उन लोग पूछते रहते हैं कि मैम बाकी जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, एसेज राइटिंग है, कैसे हम लोग करेंगे? आप लोग सब कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। इसे करना बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? तो बच्चों ये है सीएमएस साइटेशन। तो सीएमएस साइटेशंस में क्या होती है? बुक, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल ऑफ द बुक, सिटी कौन से शहर में से पब्लिश की गई है, पब्लिकेशन की सिटी, पब्लिशर का नाम, फिर ईयर। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम व्हाट, द राइज ऑफ द नोवेल, बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस 1975। मैं एक और बात बता देती हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है एमएलए साइटेशन और फुट नोट्स और एंड नोट्स ऑफ सीएमएस। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स इज डिफरेंट फ्रॉम बिब्लियोग्राफी। तो ये आपकी फुट नोट्स है, ठीक है? तो ये फुट नोट्स और एंड नोट्स है। ये जो मैं आपका बता कर दी हूँ पैरेंथेटिक इज ऑल अबाउट फुट नोट्स एंड द एंड नोट्स, ठीक है? ना कि ये आपकी बिब्लियोग्राफी है। तो बिब्लियोग्राफी का वे साइटेशन में अलग होती है, इट्स समथिंग लाइक सिमिलर लाइक एमएलए, बट फुट नोट्स जो होती है, जो एंड नोट्स होती है, वो डिफरेंट होती है एमएलए साइटेशन से। तो आपको फुट नोट्स और एंड नोट्स लिखना है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा हुआ है फुट नोट्स और एंड नोट्स, ध्यान से वहां पे देखिएगा। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन गो एंड चेक द पेपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये फुट नोट की मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है? मैं और वेबसाइट का भी बता दे रही हूँ। पहले ये देख लेते हैं बुक का। बुक का देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल ऑफ द बुक, फिर सिटी, फिर पब्लिशर। उसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे दी हूँ। आई एंड वॉट, द राइज ऑफ द नोवेल, बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस। ऐसे दिया हुआ रहेगा कैलिफोर्निया यूपी, यू डॉट पी डॉट, ये भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। यू डॉट पी डॉट मीन्स यूनिवर्सिटी और प्रेस, ठीक है? क्या जैसे दिया हुआ था कैम्ब्रिज, यू डॉट पी डॉट मीन्स कैम्ब्रिज, आपको पता है कैम्ब्रिज कहाँ है, तो वहां लिख दीजिएगा प्लेस में। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रेस या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है कैम्ब्रिज यू डॉट पी डॉट का। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, फिर यहाँ पे साल। मैं बस एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ। जर्नल में भी सेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑथर का, कॉमा नहीं होगा, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल में कॉमा नहीं दिया है, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कॉमा दी हूँ। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम नंबर, नंबर मतलब यहाँ पे इशू नंबर लिखनी है, ठीक है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर पेज नंबर। तो सारा जॉनसन एक्सप्लोरिंग 18th सेंचुरी लिटरेचर, जर्नल ऑफ लिटरेरी स्टडीज, वॉल्यूम नंबर 15, इशू नंबर 3, 2010, जो भी वहां पे ईयर दी हुई रहेंगी, एंड पेज नंबर। और अगर मान लीजिए जर्नल के साथ यहाँ पे आपके उस बुक में क्वेश्चन पेपर में DOI बोल के कुछ दिया हुआ, कुछ नंबर दिया हुआ है, तो भी इसका मतलब है ये यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है? ये यूआरएल रहता है, या GSTOR ऐसे लिखा हुआ है, GSTOR, तो ये भी मतलब है GSTOR। स्पेशली ये जर्नल होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने जर्नल्स जमा करते हैं। ये ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है GSTOR। आप लोग ऑनलाइन जो वेबसाइट वाले हैं उसमें लिखिएगा, पर अगर मान लीजिए जर्नल में दिया हुआ तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पेज नंबर के बाद आपको यहाँ पे लिखना है DOI। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों ये वेबसाइट के बारे में है, देख लीजिए वेबसाइट में क्या है। फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, टाइटल ऑफ द टॉपिक, टाइटल ऑफ वेबसाइट, फिर लास्ट मॉडिफाइड ईयर, और साथ में यूआरएल। अगर यूआरएल दी हुई रहेगी एग्जाम में तो आप वहां पे यूआरएल लिख लीजिएगा। जॉन डो अंडरस्टैंडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑनलाइन, लास्ट मॉडिफाइड बाय May 3, 2023, और यूआरएल में मान लीजिए www.shakespeareonline.com। अगर कुछ DOI दिया हुआ है तो DOI लिख के फिर वहां पे आपको नंबर लिख देना, 2340, कुछ भी वहां पे नंबर दी हुई रहेगी क्वेश्चन पेपर में, वो आपको नंबर लिख देना होगा। अगर JSTOR रहेगा तो ठीक इसी के बाद आपको JSTOR भी लिख देना होगा, ठीक है? ये वेबसाइट की है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगर आप इस लोगों के स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 आपके पोएट्री दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना होगा। ठीक है? अब मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो बता दे रही हूँ किस तरह से लिखना है, पर अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं कल एक और वीडियो लाऊँगी, जिसमें किस तरह के आप फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर सकते हैं पोएट्री में, थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँगी। हालाँकि आपको इतना डिटेलिंग अभी तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सेमेस्टर 5 में ज़्यादा काम में आएँगे, पर फिर भी थोड़ा जान के रखना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आफ्टर ऑल इट्स लिटरेचर। मैं पहले भी बोली हूँ, आज भी कह रही हूँ, आगे भी कहूँगी, लिटरेचर का मतलब है कि सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए, कि आप कितने जानते हैं उसे, ठीक है? एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट आप उसमें कितने डिटेलिंग से जानते हैं, तो ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पोएट्री के लिए समझना, उनकी डीप मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये वेबसाइट वाला बता दिए, अब हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन में जाएँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक जो है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ऑब्वियसली एक हमें अननोन पोएट्री दी हुई रहेंगी, जो हमें नहीं पता है कि कहाँ से दिया गया है। तो पोएट्री को कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 3 टाइम तो रीड आउट करने के लिए। पोएट्री चूज बहुत अच्छे से कीजिएगा और 3 टाइम उसे यूज आप उसे पढ़ लीजिएगा। पहले तो पोएट्री जब बिगिन करनी है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर में पहले ही बता दी, इन दिस पोएट्री, इस तरह से बोलकर आप बिगिन कर सकते हैं, या द अबव एक्सट्रैक्ट, पोएट वांट टू डेपिक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 होने वाली है। रूल नंबर 2 आप क्या कीजिएगा, रूल नंबर 2 में है सिमिली, मेटाफर, मतलब स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज किए गए हैं, राइम है कि नहीं है। अगर राइम नहीं है तो उसे आप फ्री वर्ड्स कहोगे। अगर राइमिंग मैच हो रही है तो आप उसमें लिखोगे ए बी सी सी, इस तरह से। ठीक है, अब आपको बताइए ए बी सी सी इस तरह से कैसे लिखिएगा। मान लीजिए आप देख रहे हैं बी सी, टेक ब्रेक, इस तरह से आप देख रहे हैं लास्ट के जो वर्ड्स है। हालांकि आपको पता है राइमिंग कैसे करनी होती है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो न्यू हैं, उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। इस तरह से अगर देख रहे हैं कि लास्ट जो सेंटेंस है वहां पे ये एंड हो रही है, बी सी, टेक ब्रेक, गेट, मीट, ये एक ही सम हो गया। तो अब क्या होगा, ए बी बी सी सी, ये इस तरह से हो सकता है। एक और फॉर्म में तो आप क्या लिखिएगा, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएट्री इज बी बी सी सी, क्योंकि आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हैं। अब दूसरे टाइम में ऐसा हो सकता है बी टेक सी ब्रेक डे ले, इस तरह से दी हुई है। तो इसकी राइमिंग स्कीम कैसे होगी, ए बी ए बी सी सी, तो इस तरह से होंगी इसकी राइमिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे मैचिंग होगा, जहां जहां आपकी प्रोनाउंसिएशन मैच हो रही है, जहां पे आपके दिख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन भी मैच हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैच हो जा रही है, तो क्या करना है, वहां पे आपको वैसे राइमिंग बैठाना है, नया नया लेटर बैठेगा। और अगर आपको कहीं पे ऐसे दिख रही है जहाँ पे बी के डे ऐसे दी हुई है, मैचिंग ही नहीं बैठ रहा है, तो आप सीधा लिख दोगे द पोएम हैज बीन रिटन इन अ फ्री वर्स। ठीक है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। ब्लैंक वर्ड्स में राइमिंग स्कीम होती है, फ्री वर्ड्स में राइमिंग स्कीम नहीं होती। सिमिली और मेटाफर। अब सबसे बड़ी बात है कि मैम हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज सिमिली है, कौन सा मेटाफर है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट। Obviously, we can recognize a metaphor and a simile. It's a very easy and a simple thing. मैंने अपने शॉर्ट्स में भी सिमिले के बारे में एग्जांपल दिए हैं और मेटाफर के बारे में भी मैं दे देने वाली हूँ। हाँ, बहुत जल्दी आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। सिमिली में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ में बता देती हूँ। लाइक और एज की यूज होती है, जिस तरह से आप कह सकते हो जॉनी या जॉन ड्रिंक वाटर लाइक अ फिश।
ये जो वर्ड लाइक यूज हो गया, मतलब दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो पर उसकी क्वालिटी सेम है। दो चीज जो कंपैरिजन हो रही है वो भले सेम ना हो, जॉन और फिश दो सेम नहीं है और उनकी कुछ क्वालिटी सेम है। या जॉन जो पानी पी रहा है वो फिश की तरह, मछली की तरह पानी पी रहा है। तो यहाँ पे लाइक ऑफ फिश, लाइक यूज हो गया, मतलब ये हो गया आपका सिमिली। अब मान लीजिए ब्लैक इज ब्यूटीफुल as black is as beautiful as newborn baby hair। तो यहाँ पे जो as यूज हो रही है ये आपका हो जाएगा सिमिली। ठीक है, तो जब भी आप देख रहे हैं लाइक या एज यूज हो रही है, आंख बंद करके आपको रिकॉग्नाइज करनी है कि ये सिमिली है। नाउ हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इज इट अ मेटाफर और नॉट? सिंपल थिंग, मेटाफर का भी मतलब यही होती है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, मैं फिगर ऑफ स्पीच पे अलग वीडियो लाऊंगी, पर अभी आपका एग्जाम है तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। अगर मेटाफर है तो आपको कैसे समझ में आएगी कि ये मेटाफर है? जस्ट अ सिंपल थिंग कि वहां पे लाइक और एज की कोई यूज नहीं होगी। अब मैं बता रही हूँ मेटाफर, मेटाफर में क्या होती है ये याद रखिएगा। लाइक और एज की यूज नहीं होती है, डायरेक्ट कंपैरिजन की जाती है, वो भी इज के साथ। ही इज द ओनली होप ऑफ हिज फैमिली। ही इज द ओनली होप ऑफ हिज फैमिली। तो आप इज को होप के साथ कंपेयर करें, उसके फैमिली को बता रहे ही इज द, तो उसके फैमिली में और कोई नहीं है। ही इज द ओनली होप ऑफ हिज फैमिली, वो एकमात्र उम्मीद है। यहाँ पे कंपेयर हो रही है, इज के बाद जो एडजेक्टिव बैठ रही है वो आप कहेंगे मेटाफर। ये मेटाफर है, मैं एम ई लिख कर बता दी हूँ। और ये जो है ये मेटाफर नहीं, ये सिमिली है। Am I clear for everyone? I hope you are getting what I want to say. Okay, I'm giving another example. एक और एग्जाम्पल मेटाफर का देंगे। कर्नल इज द लायन ऑफ हिज बटालियन। ठीक है, ये दूसरी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अगर देखें, ही मिस्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हर बार इज होगा कोई मतलब नहीं है, आपको दिख ही जाएगी कि भाई ये कंपेयर की जा रही है। उसने एक सुनहरा मौका गवा दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ही हैज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी बट ही मिस्ड इट। ठीक है, तो ये मेटाफर है, यहाँ पे लाइन मेटाफर। तो आपको इस तरह से बताना होगा। इन लाइन नंबर 4, इन लाइन 4 द पोएट कंपेयर कर्नल with a lion because he resembles, because he is brave and courageous as lion in his battalion. So you need to write this. You obviously 15 marks के critical appreciation है, you have to write it यार। आपको पूरे डिस्क्रिप्शन करना ही होगा, पूरा बताना ही होगा, without saying it, without giving a full fledged answer you can't move on to the next point. Every time you are going to say about simile, metaphor, personification, paradox, you can say allegory, elegy, everything you are saying you have to make it detailing। ये critical अप्रिसिएशन है, दैट मीन्स आप यहाँ पे पूरे डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है कि आपको यहाँ पे एनालाइज करके बतानी होगी। दैट्स योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी।
जैसे आप यहाँ मानिए एज अ क्रिटिक ये काम कर रही हैं या कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये बता दूँगी पर्सोनिफिकेशन क्या है, आपका क्या बोलते हैं एलिगेरी जो है वो किस तरह से होती है। एलिगेरी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर्सोनिफिकेशन आई विल से इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि वो थोड़ा-सा आता है, वो आपको पता ही चल जाएगी जैसे उसको क्या कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन को, इमेजेस क्या यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स क्या यूज़ किए हैं। जो अब हमारी टॉपिक है वो है पर्सोनिफिकेशन, इंजैम्बमेंट, पैरेंथेसिस एंड एंटीथेसिस। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन में हमें पता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसे हम कहते हैं ये पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे द डॉग लाफ्ड। अब डॉग तो हंस नहीं सकता है बट हम कह रहे द डॉग लाफ्ड, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ओके, इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट मतलब कोई सेंटेंस जो बिगिन हुई है फर्स्ट लाइन में और उसे कंटिन्यू किया गया है थर्ड लाइन तक विदाउट यूजिंग एनी कॉमा फुल स्टॉप। उसकी फर्स्ट कॉमा आपको देखने को मिल रहा है कि भाई उसका फर्स्ट जो कॉमा है या फर्स्ट जो फुल स्टॉप उसका कुछ थर्ड लाइन तक वो कंटिन्यू है। फर्स्ट फर्स्ट आई लव दी, then I then I first I love thee, then I fell in love with your ideas। फिर देख रहे नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन में जाके उसका कॉमा, पहला पंक्चुएशन मिला है, कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी, उसे हम इंजैम्बमेंट कहते हैं। एक साल के पेपर में 2021 आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, 21 और 23 समवेयर दे हैव गिवन अ पोएट्री वेयर इट वाज मेंशन फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप देखिएगा कहीं पे भी पोएट्री में कुछ लिखने के बाद, कुछ वर्ड्स लिखने के बाद पोएट ने ब्रैकेट में कुछ मैसेज देने की कोशिश की है, उसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। और एंटीथेसिस जब दो ऑपोजिट आइडिया साइड बाय साइड प्लेस की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल डू और डाई। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। अगर गॉड ने कंट्री बनाया तो मैन ने टाउन बना दिया। यह हाइपोथेटिकल है, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि दो कॉन्सेप्ट, जो दो आइडिया है साइड बाय साइड जब पुट की जाए तो उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। बस मैं थोड़ा सा रफ आइडिया आप लोगों को दे दी हूँ, ये आपको दिख जाएगा, इंजैम्बमेंट आपको दिख जाएंगे, पर्सोनिफिकेशन आपको दिख जाएंगे। मैं एसोनेंस और कॉन्सोनेंस के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपके पोइट्री में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने में बहुत हेल्पफुल होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो कीप इट इन माइंड, you have to locate these things in your poetry when you are analyzing the poetry. When you are analyzing it, you need to look after this point, are they given or not? Okay, symbols और images, इसे भी locate करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सिंबल्स में मान लीजिए कोई क्रिएचर, कोई एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, इसको यूज किएगा। इमेजेस में मान लीजिए चर्च, फिर बेल, नाइफ, तो ये। उसके बाद रूल नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इट इज दिस, सॉरी, टोन ऑफ द पोएट्री। रूल नंबर 3, व्हाट इज द टोन, इज इट एलिजी, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल, or it's a you can say सुपरस्टिशियस, या आप कह सकते हो इट्स अबाउट सैड sorrowness, some kind of sorrowness, death। ठीक है, इस द टॉपिक द पोएट्री इज टॉकिंग अबाउट ऑन द डेथ। तो टोन एक्चुअली ये एलिजी है कि मोटिवेशनल है, ये आपको बतानी होगी। और एक याद रखिएगा 4 नंबर में, इफ द पोएट्री हैज आई in every each and sentence you are getting I, so just keep in mind that ये जो I से है इसे लिरिकल कहा जाता है, लिरिकल वॉइस। ओके, एंड 5th नंबर,
इफ देयर इज एनी रिटोरिकल क्वेश्चन जैसे आप जानते ही हैं कि आपके एग्जाम में एक पोइट्री आप लोग पढ़े थे क्लास 12 में जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से है, शैल आई कंपेयर दी विद अ समर्स डे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्वेश्चन मार्क, वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है, दैट मीन्स पोइट इज गोइंग टू ask you a question himself and he is going to answer it himself. So the poet here used a rhetorical question just to signify the matter or the subject, just to give a importance of the subject. तो यहाँ पे भी उस तरह का है. मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग थोड़े अफ्रीकन राइटर्स के, एफ्रो अमेरिकन जो राइटर्स हैं उनकी पोइट्री थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि सीयू कहीं ना कहीं वहां से बहुत सारे पोइट्स के देते हैं. ठीक है, अब मैं तो नहीं कह सकती सारे पोइट्स का, देखो लैंगस्टन ह्यूग्स का देख सकते हो, फिर ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप थोड़े से सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे. अमेरिकन पोइट्स बोलकर आते हैं, एक वेबसाइट आता है, उसी में सारे दिए हुए रहते हैं, तो आप वहां पे थोड़ा सर्च करने से आपको मिल जाएंगे. और अमेरिकन पोइट्स का क्या होता है ना कि लैंग्वेज बहुत इजी होती है ब्रिटिश पोइट्स से. ऑब्वियसली ब्रिटिश पोइट्स थोड़े लिटरेचर में ऑब्वियसली टॉप क्लास से, अपर क्लास से. अमेरिकन हमारे तरह है, एकदम मिडिल क्लास में है हम लोग, जैसे हैं हम लोग, बहुत इजी वे में समझ में आती है और उनकी पोइट्री आपको समझ में भी आ जाएंगी. तो ये आपको लोकेट करना है कि टोन क्या है, किस तरह के पोइट मैसेज देने चाह रहे. वो सॉरोफुल है, दर्द में है, ही और शी इज फीलिंग, और ही और शी लिखिएगा, द पोइट लिखिएगा, द स्पीकर वांट टू. ठीक है, द स्पीकर वांट्स द रीडर टू फील इट, क्योंकि पोइट्री इज आफ्टर ऑल द फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड द फीलिंग, ऑब्वियसली. ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 3, 4, 5 हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आपके आंसर में होने चाहिए. और ये इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग बताएंगे वो है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेंट्रल थीम ऑफ द पोएट्री, सेंट्रल थीम और अ मोटिव. ओके, व्हाट इज द सेंट्रल थीम इन इट, सेंट्रल थीम क्या है, मोटिव क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड एट द लास्ट बट नॉट इन लीस्ट, अब क्या करना है आप लोगों को वो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, वो है इन कंक्लूजन ओवरऑल इन द पोइट्री. ठीक है, ये आपको बताना होगा. इस तरह से आपको पोइट्री खत्म करनी है. कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 2 पेज का हो, मतलब फ्रंट एंड बैक पेज, 2 पेज का एटलीस्ट तो होना ही चाहिए. इसके बाद हम लोग जो बताने वाले हैं वो है क्रिटिकल नोट एंड राइट सब्सटेंस राइटिंग. मैं बोली थी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, प्लीज थोड़ा सा देखिएगा एंड तक, प्लीज एंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एंड में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले जो ऐसे के लिए पूछे जा सकते हैं. तो बच्चों ये है सब्सटेंस राइटिंग और क्रिटिकल नोट के बारे में. मैं कुछ अपने तरह से रिसर्च करके मैं पॉइंट्स बनाई हूँ जो आप लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं. क्या करना है, 1/3 ऑफ द पैरा आपको लिखना है जो दिया हुआ रहेगा. डू नॉट चेंज द मीनिंग मत चेंज कीजिएगा पैसेज का. ट्राई टू ओमिट अनयूजुअल इमेजेस एंड एग्जाम्पल, जो भी इमेजेस, आर्टिकल, ये जो भी एडजेक्टिव जो अनयूजुअल दी हुई है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसे ओमिट करने की कोशिश कीजिएगा. राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म में नैरेटिव में लिखने की कोशिश कीजिएगा. फिगर ऑफ स्पीच अगर कुछ दी हुई है तो उसे ओमिट कीजिएगा. सिंपल सेंटेंस में लिखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, ट्राई टू राइट इन सिंपल सेंटेंस, और कोई एग्जाम्पल मत दीजिएगा. कोशिश कीजिएगा जो सब्सटेंस है वो आपकी 150 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. अब आती है क्रिटिकल नोट, बिकॉज ये 12 मार्क्स का रहेगा, ये ध्यान से रखिएगा. अब है क्रिटिकल नोट. क्रिटिकल नोट में है ऑथर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी सेंट्रल आइडिया क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हो, अगर किसी मुद्दे पे जोर दे रहे हैं तो वो बताना है. साइंटिफिक है, एट्रीब्यूट्स है, कोई हिस्टोरिकल आइडिया है तो वो बताना है. किस तरह के आइडिया उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है. आप यहाँ पे थोड़ी सी एडजेक्टिव, थोड़ी सी इमेजेस और सिंबल यूज कर सकते हैं कि किस तरह से वो कंपेयर किए हैं मुद्दे को बताने के लिए.
और क्या करना है, ट्राई टू राइट विद इन 60 वर्ड्स, कोशिश कीजिएगा 60 वर्ड में इसे लिखने के लिए, और जो भी मैसेज इसके द्वारा देने की कोशिश की वो भी यहाँ पे आपको बताना होगा। क्रिटिकल नोट मतलब आप क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हैं पूरे सब्सटेंस को, तो ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा है तो इसका स्क्रीन। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस होने वाली है, वो है एसे राइटिंग। मैं एसे राइटिंग के बारे में थोड़ा बता दूंगी और उसी के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे दूंगी। बच्चों, अब एसे राइटिंग की जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटिव। 3 टाइप के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में राइट इन थर्ड पर्सन, आप थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं, लिखिएगा। ऑब्वियसली थर्ड पर्सन में इसमें लिखना है। डू नॉट यूज फर्स्ट पर्सन यूज नहीं कीजिएगा, कोटेशन यूज कीजिएगा। किस तरह के टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, जैसे हैप्पीनेस एंड लेजर एक्टिविटीज, फिल्म एंड लिटरेचर, वुमेन इन शेक्सपियरियन कॉमेडीज, लिटरेचर एंड रोल इन द सोसाइटी, इसे डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। नैरेटिव में आप फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है यू वॉन्ट, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव रियलाइज, यू हैव वेंट टू समवेयर, यू विजिट समवेयर, यू दिया हुआ तो आप फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हैं। गिविंग कोटेशन, कोटेशन जरूर दे दीजिएगा। जो भी आपके दिमाग में कोटेशंस चल रहे हो या कुछ अच्छे कोटेशन, कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ इडियम सबको पता है तो वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके वोकेबुलरी पावर्स के स्ट्रेंथ को देखते हैं। जैसे किस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, द ट्रेन एक्सीडेंट यू एक्सपीरियंस, अ डिजास्टर्स साइक्लोन दैट यू हैव एक्सपीरियंस, अ विजिट टू द न्यू कंट्री बट अनफॉर्चुनेटली यू फेस्ड एन अर्थक्वेक, ये दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंटिव क्या होती है, जहाँ पे आपको डिबेट करनी है, आपको फॉर भी बताना है, आपको अगेंस्ट भी बताना है, आपको एडवांटेज भी बतानी है, आपको डिसएडवांटेज भी बतानी है, आपको मेरिट्स भी बतानी है, आपको डिमेरिट्स भी बतानी है। तो जो भी टॉपिक आप चूज कीजिएगा, सोच समझ के टॉपिक चूज कीजिएगा। डू नॉट राइट इन फर्स्ट पर्सन, ट्राई टू omit unusual gossip, talk about pros and cons, give a valid claims and facts, advantage and disadvantage, no direct name of politician। जैसे आप कोई भी डायरेक्ट नेम नहीं दे सकते कि ममता बनर्जी ऑफ वेस्ट बंगाल, नो, द सीएम, द प्रेजेंट गवर्नमेंट और द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, द प्रेजेंट prime minister of India, the present government are doing this, the present government need to do this, party A, party B. You will not write a direct name. I'm just repeating, do not use a direct political name or a politician name, something directly, do not use it. Okay, for in the case of politician, आपको वहां पे पार्टी है and you have to give the opinion of yourself in conclusion. Obviously सबके conclusion में आपकी opinion चाहिए, but यहाँ पे आप नहीं लिखिएगा। यहाँ स्पेशली डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटिव में I realize this should happen, I realize this should be have taken, कोई भी हाइपोथेटिकल आइडिया नहीं, जो आइडिया वैलिड है, जो आप कर सकते, जो मौजूद है, उसी के बारे में बात कीजिएगा। मैं आर्ग्यूमेंटिव की टॉपिक पे यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैं इसे रब आउट करके मैं आपको आर्ग्यूमेंटिव की भी आइडियाज दे देती हूँ। देखिए, social networking, its impact today's generation, illiteracy, a ban to society, women empowerment, unemployment, artificial intelligence, cyber crime, social media and pop culture, ये descriptive में आ जाएगा। Civic sense, guidance to a leader life, lead a good life, तो ये भी आपका descriptive में आप दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है ना, आप कोई भी टॉपिक्स आपको दे तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। जैसे पैंडेमिक के बाद में किस तरह से लाइफ चेंजेस हो चुके 2019 के बाद या 2020 के बाद, 2019 के बाद लाइफ कैसे चेंजेस हुए, 2020 के बाद कैसे लाइफ में चेंजेस हुए, उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, किस तरह से एआई रिप्लेस कर रहे हैं लोगों की जॉब। तो हर चीज की अच्छाई होती है। कॉइन हैज इट्स टू फेस, गुड एंड बैड, so you have to discuss about the good qualities as well as the bad qualities. You have to talk about the advantages, also disadvantages, merits with demerits, pros with cons. You have to give. Don't write on a one topic. Okay, give both the side. Why is the country like why India having so much illiteracy? What is the basic reason? Go to the core. Obvious core में जाइए, importance दिखाइए, क्या है उसकी रीजन, क्या है, कैसे हम इलिटरेसी को तोड़ सकते हैं, क्या जरूरत है, लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे रीजन है। जैसे देखिए, मैं तो नहीं कहूंगी, बट हर कोई अब क्या करे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ऑब्वियसली वी नीड मोर कंपनीज, मोर वी नीड अ पर्सन हु इज स्किल्ड। यहाँ पे
यहाँ पे बच्चे जो है वो स्किल्ड नहीं हो रहे हैं, तो स्किल कैसे लैक कर रहे हैं? ऑब्वियसली द कंपनीज़ जो कंपनीज़ होती है वो स्किल के पीछे देखते हैं, वो देखते हैं कि आपकी कितनी अच्छी स्किल है, आपका मार्क्स जज नहीं की जाती है, वहाँ पे आपके स्किल को देखा जाता है। सो स्टूडेंट नीड टू फ्लरिश देयर स्किल, किस तरह से हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं? यहाँ पे क्या रीज़न है? ओलंपिक में क्यों हमारे 140 बिलियन हम लोग यहाँ पे 140 करोड़ आबादी के लोग हैं, 140 मिलियंस लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, पर हमारे यहाँ पे क्या है कि 140 करोड़ में बस 140 जन ही जाते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ 140 जन जाते हैं, जहाँ भी 140 करोड़ के लोग हैं। हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी क्या फ़ायदा अगर हमारे पास सही मायने से हमें मेडल्स नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चे एकेडमिक में ज़्यादा अच्छे हो, ना कि वो स्किल प्लेइंग्स में ये अच्छे रहें, ठीक है? नीड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स। यहाँ पे हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मेरे बातों अच्छे नहीं लगे, बट दीज़ आर द फैक्ट्स वी नीड, बट हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो स्किल में भी है, गेमिंग्स में भी है, स्पोर्ट्स में है, ई-गेमिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये बारे में भी आप बता सकते हैं। ऑब्वियसली गेमिंग का मतलब ये नहीं है कि खराब होती है, मैं खुद गेम खेलती हूँ, कितने सारे गेमिंग्स है, तो ई-गेमिंग जैसे जीटीए है, गेमिंग किस तरह से वर्ल्ड में अपना रुतबा बना रहा है। आज जितने भी बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका बहुत अच्छा गेमिंग है। यार गेमिंग से बहुत पैसा जनरेट होता है, बहुत नौकरी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है? हम यहाँ पे जॉब सीकर सब है, पर जॉब प्रोवाइडर कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे लोग नहीं जानते, दे डोंट हैव अ फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। दे नीड टू गेट अ फाइनेंशियल लिटरेसी, किस तरह से कैश फ्लो को मैनेज करनी है। वी बाय लायबिलिटीज़, वी डोंट फोकस इन एसेट्स। These are the things, the reason that peoples are getting unemployed. ओके, वो पैसे की हम सही इस्तेमाल नहीं करते, नहीं जानते हैं। वी ऑलवेज वर्क फॉर मनी, वी नेवर प्लान दैट मनी शुड वर्क फॉर अस, दिस शुड बी आवर प्लान, दिस शुड बी आवर रिटायरमेंट प्लान। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से इम्पोर्टेंस है, ये बताना कि वुमेन को बिजनेस में आनी चाहिए, जिस तरह से हर चीज में वुमेन आगे जा रहे हैं। हमारे इंडिया में भी अभी भी वुमेन्स बहुत पीछे है। जैसे आई विल कोट आई हैव हर्ड अ वेरी फेमस कोट फ्रॉम जया किशोरी, शी सेड कि जैसे हमारे घर पे होती है कि लड़कियां तो जाएंगी चांद पे, पर जाने के पहले घर पे 2 रोटी और 2 चाय बना के जाए। शी हैज सेड द करेक्ट थिंग, शी सेड द करेक्ट थिंग। ऑब्वियसली ये सब घर की यही कहानी है। बच्चे क्या है, देखो लड़कियों को क्या होती है, 25 साल के बाद शादी करवा दी जाती है, या अभी भी आपको देखेंगे बिहार के साइड जाओ या फिर यूपी के साइड में जाओ, या ऐसे बहुत जगह पे है जहाँ पे बच्चों की अभी भी बहुत जल्दी मैरिज हो जाती है। गाँव के साइड में, विलेजेस, रूरल एरियाज में वुमेन्स के साथ किस तरह का बिहेवियर हो रही है, अर्बन साइड में किस तरह की वुमेन को एम्पावर जगाने की क्यों जरूरत है। इफ वी एजुकेट अ वुमेन, वी एजुकेट अ नेशन। तो ये चीजें लिखनी चाहिए, ये सब कोटेशन आपको देना पड़ेगा, प्रोवर्ब्स आपको देने पड़ेंगे, इडियम्स आपको देने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू गिव व्हाइल यू आर राइटिंग अ essay. Essay is nothing but a content. You have given a topic, you have to write a content. It's all about your content writing power. Okay. Artificial intelligence, what kind of artificial intelligence are helping, what are the demerits? They are replacing the jobs of human, but there, if artificial intelligence and human brain both get synthesized or synchronized, then what the future, what a great future we are going to create, ये आपको बताना है। किस तरह से मूवीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाए गए हैं, कौन कौन से मूवीज में, अगर आप कुछ मूवीज देखते तो आप उसमें बता सकते हो, जैसे एन ईगल आई है, फिर आपका अपग्रेड है, रोबोकॉप है, ये सारे मूवीज में आपको एआई के बारे में दिखाई जाती है, किस तरह से एआई हेल्प करती है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, इसके चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ पे बताई हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है।